हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम चैट विद सोनिया। कैसे हो आप सब लोग? आप सभी लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम NIOS पे वीडियोस बनाएं, क्लास 12 की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी एंड मैथ्स की। तो सबसे पहले मैंने क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट फिजिक्स की वीडियो के लिए आए थे सबसे पहले, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों ना आपको बता दिए जाए। जल्दी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, डेट शीट की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, हमारी 3 लाइव क्लासेस होती है। एक फर्स्ट क्लास होती है हमारी 11 बजे सुबह फिजिक्स की, और 12:30 बजे होती है हमारी बायोलॉजी की क्लास, और 2 बजे होती है हमारी केमिस्ट्री की क्लास। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन बताए थे तो आपने कहा सोल्यूशन नहीं मिलते, इसलिए मैंने आज कुछ सोल्यूशन भी साथ में देने की कोशिश की है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूज द मिरर इक्वेशन डिड्यूस दैट द वर्चुअल इमेज produced by a convex mirror is always diminished in size and is located between the focus and pole। कहता आपको मिरर इक्वेशन का यूज करके ये बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर इक्वेशन का आपको यूज करना है, मतलब कि दर्पण सूत्र का आपको प्रयोग करते हुए आपको कन्वेक्स मिरर के लिए आपको ये बताना है कि जो साइज होती है, डिमिनिश मतलब होता है बहुत छोटे आकार की बहुत छोटे आकार की इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कन्वेक्स मिरर का यूज कर रहा है, और डिमिनिश्ड बनेगा, साइज में छोटा बनेगा, और फोकस और पोल के बीच में बनेगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ये बात आपको प्रूफ करनी है एक डेरिवेशन से। किसका फॉर्मूला यूज करके? मिरर फॉर्मूला यूज करके। जैसा कि आपको पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको लाइट वाले चैप्टर में, जब हमने कन्वेक्स, कनकेव, लेंसेज और मिरर के बारे में पढ़ा था कि हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v = 1/u + 1/f। अब इसके लिए अब आपको पता है कन्वेक्स लेंस के लिए, जो हमारी कन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो आइए डेरिवेशन करते हैं और इसको सिंपल से जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, फॉर एन ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमें पता है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो यानी कि 0 से बड़ा होगा, क्योंकि नंबर जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसका मतलब होता है कि जब भी कोई चीज पॉजिटिव होती है वो 0 से बड़ी होती है, 0 से ग्रेटर होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि फोकल लेंथ है वो 0 से ग्रेटर होगी। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, जब भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हो तो आपको पता है, जब भी हम देखा होगा आपने, जब ग्राफ से देखिए ये हमारा होता है 0, और यहाँ पे हमारे जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और जब आप मिरर के लेफ्ट साइड जाओगे ये वाले नंबर सारे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। अब मिरर के सामने ही रखोगे ना इमेज, यहाँ पे आपका मिरर है, मिरर के हमेशा सामने रखोगे इमेज। अब मिरर के सामने का मतलब इमेज हमेशा कहाँ रखोगे? लेफ्ट साइड में रखोगे। अगर आपने इमेज लेफ्ट साइड में रखी है तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए मैं सारी चीज आपको बताती जा रही हूँ, एक पॉइंट एक वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब इसने क्या लिखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखेंगे क्योंकि मिरर के पीछे रखेंगे तो इमेज या प्रतिबिंब कहीं बनेगा ही नहीं। मिरर के आगे ही रखना पड़ेगा हमेशा वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वस्तु को हमेशा मिरर के आगे रखना पड़ेगा। जब वस्तु को मिरर के आगे रखोगे तो उसका जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, मतलब कि वस्तु की दूरी है प्रतिबिंब से, वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? u को लेस देन 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ले लेंगे तो u क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पर हमें क्या लेना है? u को नेगेटिव। अब ये कह रहा है फॉर द इमेज v। अब हमें क्या फाइंड करनी है? इमेज v फाइंड करनी है। इमेज का डिस्टेंस है जो v, देखो दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा होता है फोकल लेंथ, जिसको आप f बोलते हो, फोकल दूरी बोलते हो। u होता है हमारा प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, राइट। u होता है हमारा प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v होता है हमारा मिरर से इमेज का डिस्टेंस, यानी कि दर्पण से किसकी दूरी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और u होता है हमारा दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये आ गया आपका v। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसा कि आपको पता है मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है? मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो आपने मिरर फॉर्मूले का यूज किया। अब 1/v की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/f - 1/u हो जाएगा। इसका मतलब u क्या है आपका? यहाँ पे आपका u क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अब u लेस देन 0 तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/f से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 से लेस है। ये 0 से लेस है तो मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1/v ग्रेटर हो जाएगा 1/f से। अगर इसको रेसिप्रोकल में मतलब 1/v
रेसिप्रोकल है 1/f के, और अगर इसको रेसिप्रोकल को सोल्व करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका ये कि v है वो क्या हो जाएगी लेस देन f से, तो इमेज क्या बनेगी, अगर v लेस देन f है तो आपकी इमेज क्या बनेगी, बहुत ही छोटे आकार की डिमिनिश साइज की इमेज बनेगी, और कहाँ बनेगी, फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम। आपको क्या करना है, एक तो ये बताना है कि सिग्नल क्या होता है, दूसरा आपको ये बताना है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो फर्स्ट देखिए सिग्नल क्या होता है। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि क्या करता है, डाटा को एक नेटवर्क से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ले जाने का काम करता है। बेसिकली सिग्नल हम बहुत बार सुनते हैं ना कि सिग्नल क्या होता है, मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा, कि वो तो सिग्नल होता क्या है, जो आपके डाटा को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर कर पाए। मतलब कोई ऐसा डिवाइस, जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो आपके पूरे के पूरे डाटा को ट्रांसफर कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप साथ साथ नोट करते हैं। सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज यूज्ड टू कैरिंग डाटा फ्रॉम वन सिस्टम और नेटवर्क टू अनदर। वही बात मैंने आपको बताई है। और जो सिग्नल होता है ये किसका फंक्शन होता है, बेसिकली सिग्नल क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करता है। मतलब जैसे मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी, उसको कन्वे करने का काम क्या करता है, आपका सिग्नल करता है। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है। देखो एक एनालॉग सिग्नल होता है ना, वो कैसा सिग्नल होता है, आपका कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग सिग्नल इज ए कॉन्टिन्यूस सिग्नल दैट रिप्रेजेंट फिजिकल मेजरमेंट्स। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है, आपका कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है जो कि आपकी फिजिकल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस होता है। जबकि जो आपका डिजिटल सिग्नल होता है आर द टाइम सेपरेटेड सिग्नल विच आर जनरेटेड यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है। मतलब जो आपकी बात आएगी पूरी कंटिन्यू आएगी। जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी बात बीच में कट कट के नहीं जाती, पूरी बात कंप्लीटली ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से जो एनालॉग सिग्नल होता है वो एक तरह का कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है, और जो डिजिटल सिग्नल होता है आर द टाइम सेपरेटेड सिग्नल। मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद, आपको नोट कर लेना आप। डिजिटल सिग्नल आर टाइम सेपरेटेड सिग्नल विच आर जनरेटेड यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन। टाइम सेपरेटेड सिग्नल होता है ये, तो ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल नहीं रहेगा, इस तरह से ब्रेक होकर सिग्नल आएगा ये। तो ये क्या होता है, आपका डिजिटल सिग्नल होता है। और एक बात ध्यान रखना, एनालॉग सिग्नल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पॉइंट देखिए, एनालॉग सिग्नल कैसे डिनोट करते हैं हम, साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस याद करते हैं ना, पढ़ते ही नहीं है, सीधा लिखेंगे एनालॉग साइन, तो ये कोसाइन वेव को रिप्रेजेंट करेगा। कोसाइन को नहीं करता, ये स्केयर वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एनालॉग सिग्नल डोनेटेड बाय साइन वेव। एनालॉग सिग्नल को कैसे डिनोट करते हो, साइन वेव से, और डिजिटल सिग्नल को आप डिनोट करते हो स्केयर वेव से। डिजिटल सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, स्केयर वेव से। एनालॉग साइन, डिजिटल स्केयर, इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। आगे क्या है, ये एनालॉग सिग्नल्स होते क्या है, एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं अगर मैं आपका, इसका एफएम रेडियो सिग्नल्स वगैरह आपने सुने होंगे, या फोटो सेल सुने होंगे, लाइट सेंसर सुने होंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं। आपकी जो सीडीज होगी, आपके जो डीवीडीज होगी, ये होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल। तो ये कुछ डिफरेंस है ताकि आप समझ पाओ। ये कौन से होते हैं आपके, एफएम रेडियो सिग्नल, फोटो सेल, लाइट सेंसर, ये होते हैं एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं आपके, यहाँ पे लाइट्स, ये हो गया डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर हो गया, सीडीज हो गया, डीवीडीज हो गया, ये सारे क्या होते हैं डिजिटल सिग्नल होते हैं। अब देखिए, इट यूजेस टू ए कंटीन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू दैट हेल्प यू टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। अब ये किसकी बात करें, एनालॉग सिग्नल की। ये वाला कौन सा सिग्नल है आपका, एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कहता ये कंटीन्यूअस रेंज का होता है, इसलिए हमें ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। डिजिटल सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू देता है, 0 और 1। कौन सी वैल्यूज देता है, 0 और 1। इसीलिए तो ये कंप्यूटर में यूज किया है। कंप्यूटर में जब हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम कौन सी दो वैल्यू की बात करते हैं, 0 और 1। इसीलिए डिजिटल सिग्नल के एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर, सीडीज, डीवीडीज आर द सम एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नल। अगर मैं एनालॉग सिग्नल की बात करूं तो टेम्परेचर सेंसर, एफएम रेडियो सिग्नल्स, फोटो सेल्स, लाइट सेंसर, रजिस्टर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे डिजिटल सिग्नल के एग्जाम्पल है।
ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, कौन से सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं, इनकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ के बारे में बताया तो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनकी जो बैंडविड्थ होती है एनालॉग की लो होती है, एनालॉग सिग्नल्स की जो बैंडविड्थ होती है वो लो होती है, और डिजिटल सिग्नल की, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो, डिजिटल सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, हाई होती है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम में जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूरा एक सेकंड क्वेश्चन था। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस गाइस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, दोनों की वेवलेंथ क्या दे रखी है आपको, वेवलेंथ होता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ क्या होता है आपका, तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ अपने को कितनी दे रखी है, ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चों को हेल्पफुल हो, इसलिए मैं थोड़ा बायलैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य दे रखा है इलेक्ट्रॉन और फोटोन की 3.315 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ दे रखी है आपको। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं 3 या 4 मार्क्स में, तो आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझना है, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैं ये टाइप लेके आई हूँ आपके लिए, तो बस आपको इसको समझना है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसके अंदर रेशियो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी तो लो इलेक्ट्रॉन की, और फोटोन की क्या लेनी है हमें, फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो मैं पहले बच्चों को बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी होती है भाई हमारी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब फोटोन की ऊर्जा निकालनी है हमें, इन दोनों का अनुपात निकालना है हमें दोनों की क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। तो अब हमें पता है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला, पहले हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, फिर एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कैसे निकलती है। पहले हम इसकी लैम्डा की बात करते हैं। हमें पता है कि लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा हमारे किसके इक्वल होता है, h/2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ये हमारा होता है लैम्डा। हमें पता है वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h/2m काइनेटिक एनर्जी। अब h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, प्लैंक कांस्टेंट को प्लैंक कांस्टेंट ही कहते हैं, मास मतलब हो गया द्रव्यमान, इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 2 कांस्टेंट, ये लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या चाहिए थी, काइनेटिक एनर्जी, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी आपकी, देखो हमें यहाँ पे ये रूट नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्केयरिंग यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर, इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे ये मेरा क्या बन जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो, यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे निकालनी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेरी h स्क्वायर बाय में 2m लैम्डा स्क्वायर, मिल गई। ये क्या मिल गया मुझे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई इतनी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई इतनी। यहाँ तक समझ आया आपको, यहाँ तक समझ आया आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखिए मेरे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इतनी आ गई। अब मुझे पता है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, अब एनर्जी ऑफ फोटोन मेरी क्या होती है, hc बाय में लैम्डा। h यहाँ पे क्या है, वही प्लैंक कांस्टेंट, c क्या रहेगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये होगी आपकी c की वैल्यू। लैम्डा आपको दे ही रखे, लैम्डा हमारा कितना था 3.315 नैनोमीटर, ये लैम्डा भी दे रखा है आपको, c भी मिल गया आपको, h भी मिल गया। दोनों का क्या करना है, रेशियो करना है। अगर दोनों का रेशियो करेंगे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आपको क्या करना है, बस इसको सोल्व करना है। ये तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू रही वो आपको गिवन होगी, एग्जाम में आपको बताया होगा कि प्लैंक कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है, नहीं बताया होगा तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन ये रहा मेरे पास, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, h² डिवाइड बाय 2m
लैम्डा स्क्वायर। ये थी मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब मेरे पास है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या थी, एच सी बाय लैम्डा, पर इसका क्या कर देंगे डिवाइड में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा लैम्डा बाय एच सी, राइट। एच से आपका एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा है एच बाय में 2m सी लैम्डा, ये इक्वेशन बच गई। दोनों का रेशियो क्या आ गया आपके पास, h बाय में 2m सी इंटू में लैम्डा। अब h क्या होता है आपका 6.63 इंटू 10 की पावर 24 माइनस के 24, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 24। अगर आपको नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे भी लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सोल्व करके बताती हूँ। मेरी वैल्यूज़ क्या आएगी 6.64 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है मेरे पास 2 इंटू एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। उसके बाद क्या आपका सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। उसके बाद मल्टीप्लाई में आपके पास क्या वेवलेंथ, ये रही वेवलेंथ हमारे पास 3.315 नैनोमीटर, ये आ गया आपका। इन सबको आपने क्या करना है सोल्व कर लेना है। सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.6 इंटू 10 की पावर 10 की पावर एग्जैक्ट में को नहीं याद 4 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार इस न्यूमेरिकल को देखिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको करवा देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ एक बारी क्या किया है मैंने, कुछ भी नहीं। एक न्यूमेरिकल अभी मैंने कराया कि आपको काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालती है इलेक्ट्रॉन की, और आपको फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, दोनों की एनर्जी निकाल के उसका रेशियो करके कैसे आप एक न्यूमेरिकल सोल्व कर पाते हो। तो वहाँ पे जो मैं एक दो चीज़ें आपको बता रही थी, वहाँ पे मैंने एक तो आपको ये बताना था कि 1 नैनोमीटर क्या होता है आपका 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। एक आपको ये प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैं बता रही थी, वहाँ पे आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये होती है आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। ये आपकी होती है 1 नैनोमीटर की वैल्यू। ये वैसे वैल्यूज आपको गिवन होगी, बट अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बिल्कुल सिमिलर सा न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ईच हैव द वेवलेंथ 1.50 नैनोमीटर। नेक्स्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, दोनों की जो वेवलेंथ थी, दोनों का जो तरंग दैर्घ्य था वो हमें दे रखा था 3.3 समथिंग। अब यहाँ पे हमें दोनों की वेवलेंथ दे रखी है 1.50 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल। फाइंड देयर मोमेंटा, एक तो आपको संवेग निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी हमने निकाला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो चीजें हम अभी निकाल के गए थे, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हो आप, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हो, दोनों चीजें मैंने समझाई थी आपको। और मोमेंटम कैसे निकालते हैं, देखो मोमेंटम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। मोमेंटम होता है आपका h बाय लैम्डा। h क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है आपको गिवन वेवलेंथ। अब देखिए h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। आपने क्या करना है, मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, तो h की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। लैम्डा कितना दे रखा है हमें, या लैम्डा यानी कि वेवलेंथ 1.50 नैनोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1.50 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो अब देखिए ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व कर दिया, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये हो गया प्लैंक कॉन्स्टेंट, और लैम्डा की वैल्यू क्या आती है 1.50 इंटू 10 की पावर माइनस 9। दोनों को सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करेंगे, 1.50 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, माइनस के 34 प्लस के 9 क्या आ जाएगा माइनस के 25, ये आ गया आपकी वैल्यू जूल सेकंड मीटर इनवर्स, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट आ गया। उसके बाद इसने क्या पूछा था, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एनर्जी ऑफ ए फोटोन मैंने अभी आपको पिछली ही न्यूमेरिकल में बताया था क्या होती है h c बाय लैम्डा। h फिर से आपको क्या हो गया प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। c की वैल्यू क्या होती है आपकी लाइट स्पीड ऑफ लाइट, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय में लैम्डा फिर से आपको गिवन है, तो मैंने क्या लिखा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। स्पीड की वैल्यू लिखी, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे मैंने लिखा फिर से वही वेवलेंथ जो वेवलेंथ गिवन थी, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या ले लिया, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन या फोटोन के ऊपर होता है। यहाँ फोटोन की बात करें तो फोटोन का चार्ज आ गया, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो यहाँ पे बस ये वैल्यू माइनस में आ जाती है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का चार्ज सेम होता है, बस माइनस प्लस का फर्क होता है, तो फोटोन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो वैल्यू प्लस में आ गई। सोल्व किया, हमारे पास इतना आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में मैंने आपको रिलेशन करवाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, देखो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर,
हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। और मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। देखो कैसे आया ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में बताया था, फिर से बताया था। यहाँ पे देखो ये P क्या है, एम वी के इक्वल है। अगर मैं P स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, P स्क्वायर कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब मैं वापस काइनेटिक एनर्जी के पास गई। काइनेटिक एनर्जी क्या थी मेरी, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड कर दिया। इसको मैंने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको ये सारा विजिबल हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो गई यहाँ से 1/2 एम स्क्वायर, 1/2 एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो मेरा क्या होता है, मोमेंटम पी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय में 2m। तो ये होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। अब आपको P की वैल्यू पता ही है, आपने अभी यहाँ से निकाल ली है। P की वैल्यू क्या है, 4.42 × 10⁻⁻25। 2 की वैल्यू आपको पता है, 2 कांस्टेंट होता है। M की वैल्यू पता है आपको 9.1 × 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, सेम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के निकालने है तो भी आंसर यही, आपका चार्ज यही रहेगा। सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका एक और सिमिलर न्यूमेरिकल। 2 न्यूमेरिकल और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि सोल्व क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगी। सेकंड पार्ट में कुछ 5 या 6 क्वेश्चन और डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, सोल्व क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पे और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वीडियो आती रहेगी, मैथ्स की भी आती रहेगी, जल्दी रेगुलर वीडियो आएगी। थैंक यू। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।